बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। हमारा टॉपिक है 18.6 डैट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या हम इसे रेडियो आइसोटोप्स भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमालात, मतलब इनके यूजेस, कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो किस किस फील्ड में या किस किस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं या किस तरह से ये हमारी मदद कर रहे हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। और वो जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, उनमें से एक जो है वो है बेटा आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई। व्हाट इज़ स्टेबल न्यूक्लियाई? ये जो स्टेबल न्यूक्लियाई है किसे बोलते हैं, या स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो क्या होता है। और दूसरी जो टर्म है वो है बेटा हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। व्हाट इज़ स्टेबल न्यूक्लियाई, व्हाट इज़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो पीरियोडिक टेबल में बेटा आपके पास जो पहले 82 एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जो पहले 82 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कंसीडर किया जाता है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं हैं। अब रेडियो एक्टिव ना होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेटा ये एलिमेंट्स स्टेबल न्यूक्लियाई रखते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। ये अपने न्यूक्लियस से किसी किस्म की जो रेडिएशंस हैं वो अमिट नहीं करते, खारिज नहीं करते। पहले 82 जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 82 तक है या 82 से कम है। और उसके बाद ऐसे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, मोर देन 82 है, तो बेटा वो एलिमेंट्स जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि उनका जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल न्यूक्लियाई होने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर से रेडिएशंस को अमिट करते हैं। वो अपने अंदर से रेडिएशंस को अमिट करते हैं। हमने प्रीवियस भी इस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी जो है आपके पास एटम है या न्यूक्लियाई है वो स्टेबल या अनस्टेबल, उसका होने का क्या मतलब है। तो जो बेटा 82 से जिनका एटॉमिक नंबर कम है, उसका मतलब ये है कि उनके पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो कम है। उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कम है। और जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि उनके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा है। तो जब ओवरलोड चीज़ें हो जाती हैं, जब चीज़ जो है वो ज़्यादा वज़नी चीज़ को पिक कर लेती है, उठा लेती है, तो फिर वो क्या करती है कि फिर वो कोशिश करती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे, अपने आप को मतलब मेंटेन करे, बैलेंस करे, अपना वज़न कम करके, अपना जो उसने वज़न उठा रखा है उस वज़न को कम करके वो क्या कर सकती है कि वो अपने आप को चीज़ स्टेबल कर सकती है। तो अब जैसे ये बुक्स उठाई हैं इसने, तो ये बुक्स चूँकि ज़्यादा है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया पे वो नहीं है इस वक्त। तो क्या करेगा कि इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन बुक्स को, आधी बुक्स को साइड पे कर देना है, आधी बुक्स को उतार कर रख देगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ओवरलोडेड होते हैं। उनके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस में। तो वो भी क्या करते हैं कि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अमिट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। और ख़ारिज करके वो क्या हो जाते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। तो देखते हैं कि जो आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई है वो क्या होता है और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो क्या होता है। तो स्टेबल न्यूक्लियाई में लिखा है बेटा कि जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 80 है। यहाँ पे 80 लिखा है, वैसे 82 तक समझे जाते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे ही नॉन रेडियो एक्टिव हैं, मतलब सारे ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका न्यूक्लियस जो है स्टेबल है। अब न्यूक्लियस स्टेबल होने का मतलब ये है
कि वो किसी किस्म की कोई रेडिएशन जो हैं वो अमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें न्यूक्लियस विच डू नॉट अमिट रेडिएशंस आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। वो वाले न्यूक्लियस जो किसी किस्म की रेडिएशन जो हैं वो अमिट नहीं करते, अपने अंदर से रेडिएशंस को नहीं निकालते, रेडिएशंस को नहीं खारिज करते, उन न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई, या इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का क्या मतलब है कि ये नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का क्या मतलब है कि ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस नहीं करते, यानी कि ये रेडिएशंस को अमिट नहीं करते, रेडिएशंस को खारिज नहीं करते। अब दूसरा जो बेटा न्यूक्लियाई है हमारे पास वो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो। यहाँ पे 80 लिखा है, वैसे 82 तक है कि 82 या 82 से ग्रेटर देन वाले जो एटॉमिक नंबर रखते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा है। तो फिर वो उनको कम करने के लिए, उस तादाद को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि वो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अमिट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। तो खारिज करके वो अपने आप को क्या करते हैं, वो स्टेबल बना लेते हैं। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इसे हम दूसरा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, या इन एटम्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन देखें, न्यूक्लियाई विच अमिट रेडिएशंस, वो वाले न्यूक्लियाई जो रेडिएशंस अमिट करते हैं, आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई। अब देखिए नीचे आपके पास एक रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो बनाया गया है। तो ये क्या कर रहा है न्यूक्लियाई? देखें बेटा कि ये न्यूक्लियाई अपनी बॉडी से कुछ रेडिएशन जो है वो अमिट कर रहा है। अल्फ़ा रेडिएशन अमिट कर रहा है, बीटा रेडिएशन, उसके बाद गैमा रेडिएशन, यानी कि ये कुछ रेडिएशन जो है वो अपनी बॉडी से अमिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई रखता है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ओवरलोडेड है, ज़्यादा तादाद में है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है कि ये उनको अपनी बॉडी से अमिट कर रहा है, और अमिट करके ये उनको बाहर की तरफ खारिज कर रहा है। तो ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करता है, इसलिए अनस्टेबल है। तो उम्मीद है कि आपको स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो समझ आ गया है। तो अब चलते हैं बेटा हम अपने टॉपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तरफ। तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो क्या होता है, या उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो डेफिनेशन देखें बेटा, गौर से समझेंगे कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो क्या होता है। तो डेफिनेशन में देखें बेटा, द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। पहली लाइन पे गौर करें क्या कह रहा है, स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन आल्सो बी चेंज्ड इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब स्टेबल कौन से होते हैं न्यूक्लियाई? जो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते, जो अपनी बॉडी से रेडिएशंस अमिट नहीं करते, रेडिएशंस को खारिज नहीं करते, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं स्टेबल, कि उनका न्यूक्लियाई स्टेबल है। और स्टेबल को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? वो नॉन रेडियो एक्टिव दिया जाता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन आल्सो बी चेंज्ड। उन्हें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, किसमें? इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हम स्टेबल और जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बेटा हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। रेडियो एक्टिव में हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, किस तरह से? बाय बॉम्बार्डिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कैसे बना सकते हैं कि भाई एक न्यूक्लियाई स्टेबल है, वो रेडियो एक्टिविटी शो ही नहीं कर रहा, तो हम किस तरह से उस न्यूक्लियाई को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। यहाँ एक न्यूक्लियाई जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, हम उसे रेडियो एक्टिव कैसे बना लेते हैं? तो ये पॉइंट है कि कैसे बनाते हैं बेटा हम बाय बॉम्बार्डिंग देम विद। बम्बार्ड कहते हैं एक चीज़ को किसी के ऊपर गिराना, किसी चीज़ को किसी के ऊपर गिराना। तो वो कह रहा है कि आप एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं बाय बम्बार्डिंग, उसके ऊपर गिरा के। क्या गिरा के? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। अगर आप एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर ये वाले जो फैक्टर्स हैं तीन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये चीज़ें अगर आप उसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं, इनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इन्हें उनके ऊपर गिराते हैं, तो क्या होगा कि आपके पास जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, सॉरी स्टेबल न्यूक्लियाई जो है, नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है आपके पास, वो बन जाएगा रेडियो एक्टिव। तो अब आगे देखें, सच आर्टिफिशली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इस तरह के आर्टिफिशियल फिनोमेना से, यानी कि मसनूई काम से, आप खुद से जो काम करते हैं उससे पहले वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियली मेथड से उससे रेडियो एक्टिव बना रहे हैं। तो आप जिस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना लेते हैं, पहले वो नॉन रेडियो एक्टिव है, तो आप उसे क्या करते हैं कि आप उसे नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रेडियो एक्टिव बना लेते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को या उस एलिमेंट को जो अब रेडियो एक्टिव बन गया है, वो एलिमेंट कहलाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या उसका दूसरा नाम होता है रेडियो आइसोटोप्स। दोनों तरह से हम उसे पढ़ सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स। तो किस तरह से बनता है कि अगर आपके पास बेटा एक स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। अब स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एमिट नहीं करता। तो अगर आप उसके ऊपर बेटा बम्बार्डमेंट करवाते हैं, यानी कि उसके ऊपर आप गिराते हैं, क्या चीज़ें गिरानी है आपने उसके ऊपर? बम्बार्डमेंट आपने किस किस चीज़ की करवानी है? प्रोटॉन्स की करवाते हैं या न्यूट्रॉन्स की करवाते हैं, या बाज़ औक़ात हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की करवाते हैं। तो इन चीज़ों की जब हम किसी न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो बम्बार्डमेंट से क्या होता है कि आपका वो वाला जो न्यूक्लियाई है वो बेटा कन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। किस में वो चेंज हो जाता है? अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव में। पहले जो नॉन रेडियो एक्टिव है और जो स्टेबल है, अब वो बन जाता है अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव। तो अगर तो वो अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव है, तो फिर वो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो अब देखें कि ये वाला जो आपका न्यूक्लियाई है, ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, यानी कि ये रेडियो एक्टिविटी जो है उससे शो कर रहा है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो उम्मीद है कि बेटा डेफिनेशन जो है वो सभी बच्चों को समझ आ गई है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हियर वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। पहली एग्जांपल देखें, इसमें आपके पास क्या है? एग्जांपल में बेटा आपके पास एक सोडियम एटम है और इसके बारे में लिखा है कि स्टेबल सोडियम न्यूक्लियाइड है। ये स्टेबल है, नॉन रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता। तो इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई है एक न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो है वो इसमें ऐड अप किया गया, न्यूट्रॉन का इजाफा किया गया इसमें। जैसे ही इसके ऊपर न्यूट्रॉन को गिराया जाएगा, तो अब न्यूट्रॉन बढ़े तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर, और नीचे जो आप लिखते हैं एलिमेंट के, वो लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये प्रोटॉन्स की तादाद को शो करता है। तो ऊपर जो आप एटॉमिक मास लिखते हैं वो शो करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब इसका एटॉमिक मास जो है वो 23 है। तो अगर हम एक न्यूट्रॉन का इजाफा कर देंगे, तो यानी कि फिर हमारा जो एटॉमिक मास है वो भी एक ज़्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन तो सेम रहे हैं, प्रोटॉन पहले भी 11 है, अब भी 11 रहे हैं। तो 23 का मतलब ये है कि प्रोटॉन उसमें 11 है और 12 उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर हमने बाहर से बम्बार्डमेंट करवा दिया, बाहर से एक न्यूट्रॉन जो है वो उसके ऊपर और गिरा दिया, एक न्यूट्रॉन को उसमें ऐड अप कर दिया है, तो हमारा न्यूट्रॉन ऐड करने से क्या होगा कि आपका जो स्टेबल सोडियम न्यूक्लियाइड है वो आपका एक आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडियो आइसोटोप बन जाएगा। सोडियम और उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूट्रॉन का इजाफा हो गया है। और एटॉमिक नंबर देखें, उसका 11 जो है वो सेम रहा वैसे का वैसे ही। तो अब इसे क्या बोलेंगे? ये आपके पास है एक सोडियम रेडियो आइसोटोप्स। ये क्या है? सोडियम रेडियो आइसोटोप्स। तो अब चूँकि ये रेडियो आइसोटोप है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, तो अब देखें रेडियो एक्टिविटी भी शो कर रहा है कि ये अपने अंदर से गैमा रेज जो हैं उन्हें एमिट करता है। उम्मीद है कि एग्जांपल आपको समझ आ गई है।
अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में हमारे पास देखें बेटा, एक एल्यूमिनियम न्यूक्लियाइड है और उसके बारे में लिखा गया है कि वो क्या है, वो स्टेबल है। बेटा ये स्टेबल होता है। एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक मास क्या है, 27 है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। तो ये स्टेबल है। तो अगर आप इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, यानी कि आप इसके ऊपर गिराते हैं एक अल्फ़ा पार्टिकल, हमने हीलियम को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि ये अल्फ़ा पार्टिकल होता है। तो अगर आप एक हीलियम एटम इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इसके ऊपर गिराते हैं, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है ना वो 4 होता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, वो 2 होता है। तो अगर इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाए तो आपका जो स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लियाइड है, अब देखें इसका एटॉमिक जो मास है वो 27 है, तो उसमें 4 का इजाफा होगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 13 है, तो इसमें इजाफा होगा 2 का, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं दोनों, हमने उसके ऊपर गिराए हैं, बम्बार्डमेंट करवाई है। तो क्या होगा कि आपका जो स्टेबल है एल्यूमिनियम न्यूक्लियाइड, वो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरस रेडियो आइसोटोप्स में। इसका जो एटॉमिक मास है वो 27 से उठ के 30 में आ गया है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 से उठ के 15 में आ गया, क्योंकि इसमें 2 ऐड हुए हैं और इसमें 4 ऐड हुए हैं। अब अगर तो 4 ऐड होते हैं एटॉमिक मास में तो वो तो बनना चाहिए 31, लेकिन यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। तो एक जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ गया, देखिए एटॉमिक नंबर तो पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए ना, 2 के 2 ही 13 और से 15 हो गए हैं। जो प्रोटॉन्स हैं वो तो मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो गए हैं। अब बदला क्या आया, कम क्या हुआ है, कम क्या लिखा है आपने, कम लिखा है न्यूट्रॉन। तो यानी कि एक न्यूट्रॉन आप मिस कर गए हैं, एक न्यूट्रॉन जो है वो छोड़ गए हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस में क्या होगा कि फास्फोरस के रेडियो आइसोटोप में 30 एटॉमिक मास जो होगा, और जो एक न्यूट्रॉन अजाफी बचा है वो आपका यहाँ से अमिट हो जाएगा, और इसे हमने पढ़ा है कि ये आपके पास बीटा पार्टिकल होता है। और यहाँ पे भी फिर क्या किया कि इसने रेडियो एक्टिविटी जो है वो शो कर दी है, इसने एक बीटा पार्टिकल जो है वो अमिट कर दिया, खारिज कर दिया है। तो पहले वो स्टेबल था, पहले वो किसी भी किस्म की जो रेडियो एक्टिविटी है वो शो नहीं कर रहा था। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवा दी अल्फ़ा पार्टिकल की, हीलियम की, तो क्या किया कि उसने भी रेडियो एक्टिविटी शो कर दी, और उसने देखें एक रेडिएशन जो है अब बीटा पार्टिकल जो है वो अमिट कर दिया है, वो अपनी बॉडी से खारिज कर दिया है। तो उम्मीद है कि बेटा एग्जांपल जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मज़ीद एग्जांपल्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, आपको कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ये जो कार्स हैं। अब कार्स अगर देखते हैं ना तो शक्ल सूरत में तो तीनों एक जैसी हैं, मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है। यानी कि ये सभी की सभी जो कार्स हैं वो सेम कंपनी की हैं, एक ही कंपनी की हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क इनमें ना सिर्फ कलर का है। तीनों का जो कलर है वो अलग अलग है। तो यानी कि गाड़ियाँ एक ही कंपनी की हैं, क्या है कि उनके जो वर्जन है वो अलग अलग हैं, उनके वर्जन अलग अलग हैं। एक का कलर कुछ और है, एक का कलर कुछ और है, एक का कलर कुछ और है, लेकिन कंपनी उनकी सेम है, वो चीज़ एक ही है। उनके अंदर वाले फंक्शंस, पेट्रोल एवरेज, लुक, हर चीज़ एग्जैक्ट सेम है, बस कलर का फ़र्क है। तो इनकी नस्ल एक ही है, बस एक ही नस्ल के कुछ आगे वो वर्जन्स हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स भी इसी तरह से होते हैं आपके पास कि वो भी बेटा एक ही एटम्स के कुछ वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे आइसोटोप्स लिखे गए हैं, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर तो हाइड्रोजन में आपके पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है ना उसमें, यानी कि जो प्रोटॉन है वो 1 होते हैं। जिस हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स क्या हूँ, 1 हूँ, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। उसे क्या बोलते हैं, प्रोटियम। और जब हम उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवा देते हैं, मतलब उसमें हम ऐड कर देते हैं एक न्यूट्रॉन। क्या ऐड कर देते हैं, एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें पहले सिर्फ प्रोटॉन है, पी लिखा हुआ है, अब पी और एन हो गया है। तो यानी कि क्या किया कि हमने एक न्यूट्रॉन का इजाफा कर दिया है। तो जब आप एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो अब ये आपके पास हाइड्रोजन का आइसोटोप बन गया, और इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम। इसमें आपके पास
एक प्रोटॉन है और एक क्या है, एक आपके पास न्यूट्रॉन ऐड हो गया है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 2, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 1 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो इसमें 1 है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये ड्यूट्रियम होगा। तो यह हाइड्रोजन का एक आपके पास क्या है, आइसोटोप है। और उसके बाद थर्ड वन में देखें, आपके पास क्या है कि हाइड्रोजन एटम में 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी बम्बार्डमेंट की गई है, बाहर से इसमें 2 न्यूट्रॉन्स का इजाफा किया गया है, 2 न्यूट्रॉन ऐड किए गए हैं। तो अब भी ये क्या हो जाएगा कि ये आइसोटोप बन जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। इसमें जो एटॉमिक मास है वो 3 है, क्योंकि इसमें एक क्या है, प्रोटॉन है, और 2 इसमें आपने ऐड किए हैं न्यूट्रॉन्स। तो टोटल मिला के जो इसका एटॉमिक मास है वो 3 हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहा। आइसोटोप की डेफिनेशन यही है कि उसमें एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता है, हाँ मैस चेंज हो सकता है। तो मैस आपने समझ लिया है कि कैसे चेंज होता है, कि उसमें हम न्यूट्रॉन्स का इजाफा करते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ऐड किए हैं हमने दोनों केसेस में, जो एग्जाम्पल हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं। तो ये चीज़ें, ये जो आपके पास है ना H और H, या प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये चीज़ एक ही है। बस ये है कि ये हाइड्रोजन के अलग अलग वर्जन है। जैसे उन गाड़ियों के मतलब कंपनी एक थी, कलर अलग अलग थे, तो वो अलग अलग वर्जन था एक ही कंपनी का। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन के आपके पास अलग अलग वर्जन है। एक वर्जन प्रोटियम है, दूसरा वर्जन ड्यूट्रियम है, तीसरा वर्जन जो है वो ट्रीटियम है। क्या किया कि पहला वर्जन में आपके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं है, दूसरे में आपने बम्बार्डमेंट करवा दी। तो हमने पढ़ा है कि जब बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो हमारा जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो अब वो उसका नाम क्या हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, और तीसरे में क्या हो गया, ट्रीटियम हो गया। मज़ीद बेटा एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है कार्बन आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स। तो कार्बन में जो नेचरली मतलब जो मोस्टली अक्रिंग इसका जो कह लें कि हमारे पास होता है शक्ल, वो आपके पास होती है कार्बन 12। कार्बन 12 का क्या मतलब है कि इसमें जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है। क्यों 12 होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर, चूँकि इसमें प्रोटॉन 6 हैं तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 6 होता है। तो इस आइसोटोप को कैसे लिखा जाता है, C12 और 6। ये आइसोटोप नहीं, ये कार्बन एटम है। तो अब जब आप इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे एक न्यूट्रॉन की, यानी कि आपने इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो ऐड कर दिया, तो देखिए प्रोटॉन का नंबर जो इसमें 6 ही रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो गए हैं, वो इसमें 7 हो गए हैं। तो जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा कि फिर उसका एटॉमिक मास जो है वो बढ़ जाएगा। अब वो 12 से उठ के 13 पे आ गया, एटॉमिक नंबर इसका सेम रहेगा 6 ही। अब ये क्या बन गया, ये आपके पास कार्बन का आइसोटोप बन गया, रेडियो आइसोटोप। अब तीसरे केस में देखें कि आपने अब बम्बार्डमेंट करवाई है 2 न्यूट्रॉन्स की। क्या किया है कि अब आपने उसके ऊपर 2 न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई है, तो अब उसका जो एटॉमिक मास है बेटा वो 2 ज़्यादा हो जाएगा। एटॉमिक मास उसका 12 से उठ के 14 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास देखें कि प्रोटॉन 6 ही रहे हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास क्या हो गए हैं, वो 8 हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर 6 है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो 6 ही है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स में क्या हुआ कि 2 इजाफा ऐड हो गए हैं, 2 का इजाफा हुआ है। तो ये आपके पास कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। ये आपके पास कार्बन 12 होता है, ये जो है ये बेटा कार्बन 13 होता है, और ये वाला जो है ये कार्बन 14 होता है। तो ये जो कार्बन 14 है ये रेडियो आइसोटोप होता है, यानी कि ये रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो शो करता है, ये रेडिएशंस को एमिट करता है अपनी बॉडी से। तो उम्मीद है कि आपको रेडियो आइसोटोप्स की समझ आ गई है कि हम कैसे एक नॉन रेडियो एक्टिव एटम को या एलिमेंट को किस तरह से हम रेडियो एक्टिव बना लेते हैं। तो कैसे बना लेते हैं कि अगर आप उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन्स की। तो मज़ीद देखें यहाँ पे बेटा क्या लिखा है कि कार्बन 12 जो है ना वो आपकी एटमॉस्फेयर में हमारे इस इन्वायरमेंट में 99% पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली। अब 99% का क्या मतलब है कि आपकी पूरी जो एटमॉस्फेयर है ना, उस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन पाई जाती है
अब कार्बन के 3 वेरिएंट हैं, एक कार्बन 12 होती है, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। तो उनमें से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है जिसकी, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका अमाउंट है वो कार्बन 12 है। इसका अमाउंट कितना है देखें, 98.89, तकरीबन 99% हो गई है। उसके बाद जो दूसरा इसका वेरिएंट है वो कार्बन 13 है, और कार्बन 13 भी क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन देखें 1.11% है, यानी कि ये तकरीबन 1% है। तो बाकी जो आपके पास परसेंटेज बच गई है, या कह लें कि बाकी जो हिस्सा बच गया है वो होता है कार्बन 14। अब यहाँ पे बचा कुछ नहीं है, यानी कि कार्बन 14 जो है इसका अमाउंट हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम होता है, और ये नाइट्रोजन से बनता है। यानी कि ये जो कार्बन 14 है ना, ये नाइट्रोजन एलिमेंट जो कि स्टेबल होता है उससे बनता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कार्बन 14 जो है वो तश्कील पाता है और कैसे वो आगे मज़ीद ट्रांसफ़र होता है, और रेडियो एक्टिविटी का इसके साथ क्या लिंक है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि आपका जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और इसके साथ में उन्होंने जो हाफ़ लाइफ है वो भी मेंशन की हुई है। T1/2 का मतलब होता है हाफ़ लाइफ, और ये लिखी है 5715 ईयर्स, तकरीबन 5700 साल होती है कार्बन की हाफ़ लाइफ। यानी कि कार्बन जितनी अमाउंट में होता है ना, कार्बन का जितना अमाउंट होता है, हाफ लाइफ डिस्कस किया है आपने कि कार्बन का जितना अमाउंट होता है वो 5700 साल गुजरने के बाद, तकरीबन 5700 साल गुजर जाने के बाद वो अपने अमाउंट को 50% कम कर लेता है, मतलब आधा कर लेता है। जितना वो पहले था उससे वो आधा हो जाता है जी। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो आपका नाइट्रोजन एलिमेंट है वो कन्वर्ट होता है कार्बन के आइसोटोप्स में। तो यहाँ पे बेटा देखें, अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो अक्रिंग एलिमेंट है वो कौन सा है, वो नाइट्रोजन है, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन के ऊपर ना जब आपकी रेडिएशन जो हैं वो ऊपर से आ रही हैं सूरज से, कॉस्मिक रेडिएशंस, जब नाइट्रोजन के ऊपर उनकी बॉम्बार्डमेंट होगी, यानी कि वो नाइट्रोजन के ऊपर आके गिरेंगी, तो क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। नाइट्रोजन में जब इजाफा हुआ है न्यूट्रॉन का, यानी कि उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है वो आके गिरा है, तो वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, और वो अपना एक प्रोटॉन जो है वो अमिट कर देगा, खारिज कर देगा। तो अब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कम हो के यहाँ पे देखें क्या हो गया, 6 हो गया। एटॉमिक नंबर क्या हो गया उसका, 6 हो गया। तो अभी आपके पास बन गया कार्बन। तो अब एटॉमिक मास इसमें सेम रहा है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो आपका एक कम हो के 7 से उठ के 6 पे आ गया। तो ये आपके पास कार्बन 14 का आइसोटोप जो है वो बन गया है। इसी तरह से आगे देखें, कार्बन 13 और कार्बन 12 जो हैं, अब इनकी कंसंट्रेशन भी साथ मेंशन की गई है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अक्रिंग जो आपका एलिमेंट है वो कौन सा है, कार्बन 12 है। उसके बाद 1% जो है वो किसकी है, कार्बन 13 की। और जो कार्बन 14 है वो ट्रेसिस होते हैं, यानी कि वो बनता है आपके नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन है वो कार्बन 14 को तश्कील देता है, और कार्बन 14 ही जो है वो बेसिकली एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो अब यहाँ से भी क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन मौजूद है, जब वो आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो वो बन जाता है CO2। अब CO2 जो है वो हर वक्त चाहिए होती है पौधों को। पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी आपकी एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो यानी कि उनके अंदर भी कुछ अमाउंट में जो कार्बन 14 है वो दाखिल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कार्बन 14 जो है वो उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 12 भी होता है, यानी कि तीनों जो कार्बन के वर्जन है ना वो आपके प्लांट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो फिर वहाँ से अब प्लांट जो हैं वो जारी बात है जानवर भी खाते हैं पौधों को, एनिमल ईट प्लांट्स। तो जब जानवर पौधों को खाते हैं तो वही जो कार्बन 14 आया है एटमॉस्फेयर से पौधों में आता है,
फिर वो पौधों से शिफ्ट हो जाता है एनिमल्स में। तो यानी कि एनिमल्स में भी आ जाता है कार्बन 14, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी कार्बन 14 जो है वो मौजूद होता है। तो मज़ीद डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक को। नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, या इसके जो यूजेस हैं, इसके जो इस्तेमालात हैं, या इसका फ़ायदा जो है वो क्या है। तो सबसे पहले जिसका यूज़ मेंशन किया गया है वो है बेटा आपके पास एक्सप्लोर द, और लिखा गया है ट्रेसर। ट्रेस कहते हैं किसी चीज़ को ढूंढना, उसे सर्च करना, तलाश करना। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज अ ट्रेसर कैसे इस्तेमाल होता है, मतलब इसको ट्रेसर का ही वर्ड इसके लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है। बेटा ये एक ट्रेसर के तौर पे काम करते हैं और ये काम मोस्टली इंसानी बॉडी के अंदर करवाया जाता है। यानी कि ये इंसानी जिस्म के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ट्रेस करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी तस्वीरें खींचने के लिए, इंटरनल सिस्टम की, अंदर वाले सिस्टम की उनकी तस्वीरें कैप्चर करने के लिए आप जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो देखें इसकी यूजेस में क्या लिखा है। सबसे पहले एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लोर करता है इनसाइड। अब वो केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स। पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर और इंसानी जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लोर करता है आपका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो इस फिनोमेना को हम ट्रेसर कहते हैं, यानी कि ट्रेस कर रहे हैं हम। और सबसे पहले जो इसका यूज़ लिखा है वो क्या लिखा है, वो आयोडीन 131 लिखा हुआ है। जो आयोडीन है उसका आइसोटोप है आयोडीन 131, कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग। बेटा जो आयोडीन 131 आइसोटोप है इसको हम यूज़ करते हैं थायराइड फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए। गला जो है उसमें अगर बाज़-औक़ात कोई ट्यूमर आ जाते हैं, मतलब या कोई भी जो सेल है वो फंक्शनिंग करना छोड़ देता है, या कोई डेड सेल इसके अंदर मौजूद हो जाता है, बन जाता है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम आयोडीन 131 जो है उसे आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से करते हैं, आयोडीन 131 जो है बेटा वो टैबलेट्स की शक्ल में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। इंजेक्ट नहीं यानी कि बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करवाया जाता है जो आपका आयोडीन है 131। तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट शुरू कर देता है, एक्यूमुलेट होना यानी कि उसके अंदर घूमना फिरना शुरू कर देता है। तो घूमते घूमते जब वो हमारे डिज़ायर्ड ऑर्गन तक पहुंचता है, यानी कि जिसे आप एग्जामिन करना चाहते हैं, और फिर साथ में हम क्या करते हैं कि उसे एक डिवाइस की मदद से, मशीन की मदद से, वो जिस तरह से एक जीपीएस ट्रैकर होता है कि वो ट्रैक करता है कि आपका जो फ़लाँ चीज़ है वो इस वक्त कहाँ पे है। तो इसी तरह से इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए भी ये वाली जो डिवाइस है ये एक ट्रैकर के तौर पे काम करती है कि ये एग्जामिन करती है कि आपका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो इस वक्त कहाँ है। तो जब आपके वो डिज़ायर्ड जगह पे, या कह लें कि डिज़ायर्ड ऑर्गन तक पहुँचता है, तो वहाँ से उसकी वो एक पिक्चर जो है वो कैप्चर करके आपको दे देता है। तो इस तरह से आप थायरॉयड ग्लैंड जो है या थायरॉयड जो है उसको एग्जामिन कर सकते हैं यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किस तरह से फंक्शनिंग करता है, या कैसे कैसे वो आपकी जो बॉडी है उसके फंक्शनिंग को एग्जामिन करता है, इंटरनल सिस्टम को एग्जामिन करता है, इसे समझने के लिए बेटा हम एक एनिमेशन देखते हैं। उम्मीद है कि आपको एनिमेशन देख के समझ आएगी कि जो ट्रेसर है वो क्या टर्म है, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं।
medicine department of a hospital uses radioactive materials every day. They're used to help doctors understand what's happening inside people's bodies. First, a radioactive material called a tracer is prepared in a specially protected area. It's designed to accumulate in a certain part of the body. This syringe contains a tracer called technetium-99m. It emits gamma radiation and is one of the most commonly used radioactive materials in nuclear medicine. Once the tracer is ready, it's injected into the patient. In just a few minutes, it'll accumulate in the target organ, in this case, the kidneys. The doctors are trying to find out if this patient's kidneys are functioning properly. Gamma radiation is very penetrating. It easily passes out through her body. She's carefully positioned over a machine called a gamma camera. It detects the radiation and pinpoints where it's coming from. A series of images are collected at regular intervals. The first image captured by the camera clearly shows the size and shape of the two kidneys. Now watch what happens over the next 15 minutes. The radioactivity in the kidney on the right has almost disappeared. This kidney has quickly got rid of the tracer, but there's still a high level of radiation being emitted from the kidney on the left. There's probably a blockage. The left kidney is struggling to get rid of the tracer. But if the radioactive material is inside the patient's body, does this make them radioactive forever? To investigate, जी, तो बेटा इस वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से हम जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसे पहले बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू करता है और जैसे ही वो हमारे डिज़ायर्ड ऑर्गन तक पहुंचता है तो हम इस डिवाइस की मदद से एग्ज़ामिन कर लेते हैं कि जो आपका डिज़ायर्ड ऑर्गन है उसके अंदर क्या फंक्शनिंग हो रही है या उसके अंदर किस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आई है। तो एग्ज़ामिन करने के लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो उस वीडियो में उन्होंने किडनी को एग्ज़ामिन किया। तो किडनी में जो आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जब वो किडनी तक पहुंचा है तो उसने उसका एक इमेज कैप्चर करके स्क्रीन पे दिखाया है। तो पहले जब स्क्रीन पे दिखा रहा था तो उसमें दोनों ही किडनीज़ जो हैं वो प्रॉपरली, मतलब उनके जो एक तस्वीर है वो आ रही थी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ कि एक किडनी जो है वो गायब हो गया और दूसरे किडनी जो है उसकी तस्वीर शो होती रही है, यानी कि वो तब भी सुरख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गायब हो गया ना किडनी, तो उसमें से ये हुआ कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो आपने बॉडी के अंदर भेजा है, ट्रांसफ़र किया है, वो वहाँ आया, वहाँ आके उसने उसकी तस्वीर कैप्चर करवाई और फिर वहाँ से वो गुजर गया, अकोमुलेट होके वो आगे पास आउट हो गया। लेकिन जिस किडनी में से वो गुजर नहीं सका, जिसकी तस्वीर वो देर तक शो करता रहा है, उसमें क्या था कि उसमें कोई किसी किस्म की ब्लॉकेज होगी, यानी कि कोई रुकावट होगी, वो उसके अंदर इंटर होगा किडनी के अंदर, लेकिन अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि फिर वो मुसलसल उसी किडनी के अंदर रुका हुआ है और वो आपको उसी की जो तस्वीर है वो देता जा रहा है। तो यहाँ से इस तरह से हम ब्लॉकेज जो है वो चेक कर सकते हैं, या कोई डैमेज हुआ होता है किडनी के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर, हम आइसोटोप्स के मदद से एग्जामिन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एनिमेशन से कुछ समझ आ गई है कि किस तरह से ये फंक्शनिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा, एक आइसोटोप होता है फास्फोरस 32। तो फास्फोरस जो 32 है मोस्टली यूज टू डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर। ये ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्यूमर्स क्या होते हैं, रसोलियाँ होती हैं जो बॉडी के अंदर बाज़-औक़ात बन जाती हैं, तो दिमाग के अंदर भी रसोलियाँ बन जाती हैं। तो अब देखें ये बड़ा एक हसास मामला है और ब्रेन, वो भी ब्रेन के अंदर उनको चेक करना,
तो ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से ही मुमकिन है। रेडियो एक्टिव जो हमारे मटेरियल होते हैं उनको बॉडी के अंदर भेज के हम डिज़ायर्ड जो तस्वीरें हैं अपने फैक्टर्स की या चीज़ों की वो हम ले लेते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर को एग्जामिन करने के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है? फास्फोरस 32। तो यहाँ पे अगर आपके ब्रेन में कहीं पे भी कोई ट्यूमर है तो वो क्या करता है कि वो रेडियो आइसोटोप जो है उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा के बॉडी के अंदर भेज के फिर उसे इस मशीन के नीचे रख के एग्ज़ामिन करते हैं ब्रेन को, और आपके जो ट्यूमर्स होते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है कि ब्रेन में फ़लाँ जगह पे ट्यूमर्स जो हैं वो हैं या नहीं हैं। तो उम्मीद है कि फास्फोरस 32 भी कैसे ब्रेन ट्यूमर को एग्ज़ामिन करता है, या आयोडीन 131 जो है वो आपके थायराइड को कैसे एग्ज़ामिन करता है, इन दोनों चीज़ों की आपको समझ आ गई है। तो मज़ीद अब देखें आगे क्या लिखा है। इसके यूजेस में है बेटा आगे, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैन आल्सो बी यूज टू लोकेट वियर एंड टीयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो क्या करते हैं कि वो आपकी मशीनरी के जो टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, मतलब बाज़ का मशीनरी में कुछ चलते चलते फॉल्ट आ जाता है तो ये उसको भी एग्ज़ामिन करके देते हैं आपको, मतलब उसको भी एग्ज़ामिन करने में आपकी मदद करते हैं। जस्ट लाइक टू एग्जामिन लीकेज ऑफ अ पाइप यूजिंग अ मिनी कैमरा। जैसे बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आप एक छोटा जो मिनी कैमरा होता है उसको इस्तेमाल करके लीकेज ऑफ पाइप को एग्जामिन करते हैं। अब पाइप जो होते हैं ना, मतलब जहाँ पे जो आपने सारा जो वायरिंग की होती है वो अंडरग्राउंड होती है, तो वहाँ पे बाजू का पाइप में अगर कोई लीकेज आ जाती है तो उसको एग्जामिन करने के लिए बेटा एक इस तरह का कैमरा इस्तेमाल किया जाता है, मिनी कैमरा। वो एक तार के आगे लगा होता है, यहाँ पे देखें ये तार है और उसके आगे ये कैमरा लगा हुआ है। फिर वो क्या करते हैं कि इस तार को उस पाइप के अंदर भेजते हैं, उस पाइप के अंदर सेंड करते हैं। तो वो ये देखें ये आदमी क्या कर रहा है कि ये उस वायर को पाइप के अंदर भेज रहा है, तो फिर वहाँ पे जाके वो क्या करती है कि वो आपको पाइप की इंटरनल तस्वीर बता देती है कि पाइप में जो लीकेज है वो कहाँ पे हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपका मिनी कैमरा एग्जामिन करता है या चेक करता है लीकेज ऑफ पाइप को, उसी तरह से जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एग्जामिन करते हैं किसी भी मशीनरी के टूटे फूटे टुकड़ों को, मतलब इंटरनल जो आपके डैमेज होते हैं, बाज़ कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाता है तो उसे भी चेक कर सकते हैं हम यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उसके बाद नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में किस तरह से जो आपके रेडियो आइसोटोप्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स कैन बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन्स। जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के तौर पे भी, यानी कि कुछ बीमारियां उनको चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या कुछ बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ये बाज़ औक़ात आपके जो ट्यूमर्स होते हैं या कोई मतलब कोई सेल आ जाता है, इस तरह का कोई ब्लॉकेज हो जाता है, तो उन्हें भी ये तोड़ने के लिए, उन्हें भी सही ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो आपके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 के बारे में लिखा है, इज़ यूज फॉर क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल्स। ये इस्तेमाल किया जाता है कैंसरस ट्यूमर्स जो होते हैं और सेल्स होते हैं जो कैंसर वाले, उनको क्योर करने के लिए आपका आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 जो है, CO60 जो है, उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही प्रोसेस है कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा के कोबाल्ट 60 को फिर उस आदमी को इस डिवाइस के नीचे लिटा दिया जाता है। तो जैसे ही वो आपकी डिज़ायर्ड ऑर्गन तक या डिज़ायर्ड जगह तक जहाँ पे वो कैंसर ने उस कैंसर को डायग्नोज करना है वहाँ तक पहुँचता है, फिर उसे क्योर करके तो आपको जो हल है वो यहाँ पे देखें कैंसर बॉम्ब भी है। ये वही मशीन ही है कि जिसके नीचे लिटाया जाता है बंदे को ट्रीटमेंट के लिए। तो रेडियो आइसोटोप्स जो हैं उसका मेडिकल में भी ये इस्तेमाल है कि कुछ बीमारियों के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, उनसे फाइट करने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए, या उनके फॉल्ट जो हैं वो चेक करने के लिए वो किस जगह पे लोकेट हो रहे हैं वो सेल्स, या उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी बाज़ औक़ात ये इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट वन टॉपिक है इसका जो यूज़ है वो क्या है, वो कार्बन डेटिंग है। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है, इसमें सबसे पहले कार्बन 14 लिखा हुआ है। कार्बन 14 कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ डेड ट्रीज एंड एनिमल्स। कार्बन 14 जो है वो क्या होता है कि ये यूज होता है टू एस्टिमेट द एज ऑफ डेड ट्रीज एंड एनिमल्स।
अच्छा आप देखें, हमें वो मिलते हैं बाज़ बात हड्डियों का जो ढांचा है जानवरों के, डायनासोर या इस तरह के जो पुराने जानवर हैं जो नापैद हो चुके हैं, तो उनकी अगर हड्डियाँ मिलती हैं ना, तो साइंटिस्ट बता देते हैं कि ये इतने साल पुरानी लाश है। मतलब कि वो कह देते हैं कि ये जो लाश है ये 2000 साल से पड़ी है, ये 3000 साल से पड़ी है, ये 5000 साल पहले की बात है, ये इतने हज़ार साल पहले की बात है। तो वो किस तरह से बता देते हैं बेटा, वो कार्बन 14 के प्रोसेस की मदद से बताते हैं। कार्बन 14 जो आइसोटोप्स है ना, ये आपको किसी भी डेड बॉडी की बता देता है कि वो कब से पड़ी है या वो कब से मुर्दा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जब न्यूक्लियर जो ऊपर से रेडिएशंस हैं वो गिरती हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस, तो वो कार्बन 14 एक आइसोटोप बना देती है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। फिर वहाँ से वो क्या करते हैं कि वो प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट से फिर वो जानवर जो हैं जब वो खाते हैं, आपके पौधे वगैरह खाते हैं, तो जो पौधों में जो कार्बन मौजूद होता है वो आ जाता है आपके जानवरों की बॉडी में भी। सूरज से आती हैं रेडिएशंस क्या करती हैं कि नाइट्रोजन को कार्बन 14 में कन्वर्ट करके वो उन्हें पौधे की बॉडी के अंदर दाखिल करवा देती हैं। पौधा चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है तो उसके अंदर कार्बन 14 जो है वो चला जाता है। फिर वहाँ से चूँकि हमें पता है कि पौधे जो हैं जानवर भी उन्हें खाते हैं, तो वो वाला कार्बन क्या होता है कि वो कार्बन आपके जानवरों या आप हैं, इंसान हैं या कोई भी जानवर है, जब पौधे खाते हैं तो उनकी बॉडी में भी कार्बन 14 जो है वो पहुँच जाता है। तो अब क्या होता है कि जब बेटा आपका वो जो जानदार है जिसने सारा वो कार्बन 14 जो है वो अपने अंदर लेके क्या आया है, अब कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो आइसोटोप है, वो रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करता है। तो हम एज कैसे बता सकते हैं कार्बन 14 की मदद से? तो ये होता है कि बेटा जब आपका जानदार जो है वो मर जाता है, पौधा जो है वो डेड हो जाता है या कोई एनिमल जो है वो मर जाता है, तो अब चूँकि उसमें वो कार्बन 14 जो है वो मौजूद है, उसमें क्या आया है कि कार्बन 14 जो आइसोटोप है वो मौजूद है। तो जैसे ही बेटा वो डेड होता है एट डेथ, तो उसके अंदर कार्बन 14 तो मुकम्मल सारा का सारा ही मौजूद है। कार्बन 14 जो है उसका 100% अमाउंट जो है वो उसकी बॉडी के अंदर है। तो अब कार्बन की हमें हाफ लाइफ का भी पता है कि कितनी होती है, ये होती है अभी 5730 साल, यानी कि जितना कार्बन मरते वक्त उसकी बॉडी के अंदर मौजूद था ना, 5730 साल गुजरने के बाद जो उसकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 है उसकी कंसंट्रेशन 100 से 50 पे आएगी, आधी हो जाएगी हाफ लाइफ का। ये मतलब होता है ना कि कंसंट्रेशन आधी होती है। तो जब मज़ीद एक हाफ लाइफ गुजर जाएगी यानी कि 5730 साल और पास हो जाएंगे, यानी कि 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, तो 50 से 25 पे आ जाएगी। ऐसे ही वो 12.5% पे आ जाएगी मज़ीद एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद। यानी कि इस तरह से हम उसकी कार्बन 14 की जो डेड बॉडी के अंदर या हड्डियों के अंदर या जो बाकियात हैं उसके अंदर कार्बन 14 की जो कंसंट्रेशन होती है उस कंसंट्रेशन को चेक करके बता सकते हैं कि ये जो जिस्म है ये कब से मुर्दा पड़ा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम बता देते हैं कि एज जो है डेड बॉडी की वो क्या है, या डेड बॉडी जो है वो कब से बड़ी हुई है। तो ये होता है कार्बन डेटिंग। इस तरह से हम कार्बन 14 की मदद से डेड बॉडी जो है उसके बारे में बताते हैं। अब उसके बाद है बेटा नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम है, K40 और AR40 आर्गन 40। वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक्स एट्सेट्रा बाय कंपेयरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ K40 एंड AR40। जो बेटा रॉक्स होती हैं ना, चट्टानों के बारे में बता दिया जाता है कि उनकी एज क्या है। मतलब कि पहाड़ है या ज़मीन पे कोई चट्टानें हैं, तो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये चट्टानें जो हैं ये कब से हैं, ये पहाड़ कब से हैं। तो उनकी एज बताने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स जो है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन रॉक्स के अंदर बेटा आपके 2 जो हैं एलिमेंट्स वो पाए जाते हैं, आर्गन और एक होता है पोटाशियम K40। तो ये दोनों ही जो है ये आपके रॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो पोटाशियम है ये बेटा एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। अनस्टेबल जो है कह लेंगे एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो शो करता है। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है कि ये आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। तो जब आपका पोटाशियम जो है वो रेडिएशन एमिट करता है तो वो आर्गन बन जाता है। तो आर्गन एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। तो इसकी भी हाफ लाइफ का अगर हमें पता हो कि जो पोटाशियम है उसकी हाफ लाइफ क्या है,
या वो अपनी कंसंट्रेशन या कह लें कि अपना मैथ्स जो है वो कितनी देर में पूरे से अदा करेगा। तो इस तरह से हम इनको कंपैरिजन करके, इनका कंपेयर करके चीज़ों को हम रॉक्स जो हैं उनकी एज भी बता सकते हैं कि हम रॉक्स में पहले कितना जो है वो पोटाशियम था, पोटाशियम का कंसंट्रेशन था, और पोटाशियम जो चूँकि आर्गन में तब्दील हो रहा है तो अब मौजूदा वक्त में आर्गन और पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो रॉक के अंदर कितनी है। तो अगर आप उसको चेक कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब तक कितने % जो पोटाशियम है वो आर्गन में कन्वर्ट हो चुका है। तो परसेंटेज चेक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि वो आधा कन्वर्ट हो गया है या वो आधे से भी आधा कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आप उसकी हाफ़ लाइफ की मदद से चेक करते हैं तो आप एग्जैक्टली बता देंगे कि वो कब से कन्वर्ट हो रहा है आपका पोटाशियम जो है वो आर्गन में। वो तो मुसलसल शुरू से ही हो रहा है, जब से वो चट्टान पड़ी है, जब से वो रॉक है, उस वक्त से ये फिनोमेना हो रहा है। तो आप इसकी मदद से चेक करके बता सकते हैं कि आपकी जो रॉक्स है वो कितनी पुरानी है। तो उम्मीद है कि बेटा आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टॉपिक जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया है, और इसके इस्तेमालात जो हैं, यूजेस जो हैं, यानी कि किस किस फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है वो भी समझ आ गए हैं। तो बेटा ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, बुक से रीडिंग करेंगे। अभी सभी बच्चे वीडियो सुनने के बाद सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक से इस टॉपिक की रीडिंग करेंगे, मुकम्मल टॉपिक की। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।